अरे आवाज आ रही है तुमको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तो ठीक है, पढ़ता पढ़ता भी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करता रहता है। सर आपका माइक ऑफ था पहले। मेरा माइक ऑफ है? सर था पहले, अब तो ऑन हो गया। अब तो ऑन है ना? यस सर। अच्छा एक बात बता, तुम लोगों का वो कब है जी, बोर्ड? सर 18 को है बायो का। वैसे तो 3 से शुरू हो रहा है ना? यस सर, वैसे ओवरऑल तो ठीक और है। हमारा कोर्स पहुंचा कहाँ पे? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें करना क्या है? बायोटेक। अब बायोटेक का लास्ट लाइन क्या लिखा था हमने? टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हेलो यस सर। बेटा, देखियो लास्ट लाइन क्या लिखी है, तेरा बताइयो, एक दो लाइन लास्ट की पढ़ियो। सर ये है वाई आर ई एंडो न्यूक्लियस कट्स द डीएनए स्लाइटली अवे। फ्रॉम दी सेंटर। अच्छा ठीक यस है। सर। अच्छा एक बात बता, तू अकेला हुआ है क्या आज? नो सर। तो बाकी बच्चा क्यों नहीं बोलता है? और मैं सबके घर में आ गया ना, सबकी पिटाई करना शुरू करूंगा। एक ही बच्चा शुरू से, पिछले साल से एक दो बच्चे ही बोलता है, बाकी कोई बच्चा बोलते ही नहीं है। किसी की आवाज नहीं सुनी। कल को डॉक्टर बन के बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? शक्ल दिख नहीं रही, आवाज सुन नहीं रही। क्या करते हो यार तुम लोग भी? कम से कम मुझसे बोला तो करो, बोला तो करो। एक बार हाय हेलो तो बोल दो ना, आवाज सुन रही। मुझे लग रहा है कोई है ही नहीं तेरे अलावा। हेलो सर। अरे एक आए, कहां थे? सर यही थी मैं। तो बोलते क्यों नहीं हो? सर बोलते हो, आज ही नहीं बोली। खूब बोलो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारी सबकी मैं रैगिंग करवाऊंगा, देखना जा करके। अब तो आजकल खैर अलाउड ही नहीं है। चलो, हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? वाई डीएनए, है ना? या वाई डीएनए मतलब रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस। कट्स डीएनए slightly away center of palindromic sequence। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? आंसर लिखो। बिकॉज if it cuts DNA, लिख रहे हो बेटा तुम लोग? यस यस सर। सर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अगर बेटा बीच में से काट दिया, जैसे बेटा हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या बोला था? ये बोला था ना बेटा, GAATTC। ठीक है? ये तो यहां से नहीं काटता वो कहां से काटता है? हट के। ठीक है? अगर उसने बीच में से काट दिया, इफ इट कट्स डीएनए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देन इट विल लीव। ठीक है?
blunt ends, or flush ends, which are not easy to join. ऐसा कैसा रट लेना बेटा इसको, ठीक है? Yes, sir. Which are not easy to join. ठीक है? But if it cuts slightly away from the center, देखो पूरा आंसर लिख दिया बेटा मैंने, then it will develop overhanging edges. ठीक है? और sticky ends, which are easy to join. देख लो बेटा ये, देख लिया सर. ठीक है? तो अगर उसने ना बीच में से काट दिया बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको मैंने ऊपर लिख के दिखाया हुआ है, GAATTC, ये बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है? और इसके G और A के बीच में से काटता है, A और T के बीच तो सेंटर है, लेकिन वहां से नहीं काटता, क्योंकि अगर वहां से काट दिया ना बेटा तो ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स आ जाते हैं, ठीक है, विच आर नॉट इजी टू ज्वाइन. लेकिन अगर हटके काटता है तो बेटा ओवरहैंगिंग एजेस या स्टिकी एंड्स आ जाते हैं, विच आर इजी टू ज्वाइन. सर ब्लंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट नहीं हो सकते ना? हाँ, वो नहीं हो सकते ना, यही प्रॉब्लम है इनकी, है ना? आगे चलूं बेटा? यस सर. ठीक है, अब देखो बेटा, हमें ना वेक्टर को और इसको दोनों को बेटा सेम से काटना पड़ेगा, ठीक है? बोथ. हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के क्या बनाना है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बोथ द वेक्टर डीएनए एंड डिजायर्ड डीएनए, इसको बेटा सेम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से काटना है ताकि एक ही जगह से कटे, तभी तो जुड़ेगा. मान लो आपके पास दो पेन है ना, और आप दोनों पेन का बेटा वो उठाओ, मान लो बेटा आपके पास दो पेन है, ठीक है, और आप दोनों पेन का उठाओ, ठीक है, कैप, और इस ब्लैक वाले पेन का कैप रेड वाले में और रेड वाले का ब्लैक वाले में, तो तभी तो लगेगा जब एक ही तरह के पेन होंगे, एक ही जैसा कैप होगा. अगर एक का तो आपने कैप हटा दिया और दूसरे वाले का आपने नीचे से ढक्कन खोल दिया जो नीचे रिफिल का होता है, तो दोनों एक दूसरे पे थोड़ी जुड़ जाएंगे जाकर के, ठीक है? तो हमें तो वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना है, तो तभी जुड़ेंगे बेटा जब वो एक ही जगह से कटेंगे. एंड डिजायर्ड डीएनए, both the vector DNA and desired DNA have to be cut with same restriction endonuclease. सर एक बार और बता दीजिए.
हमें दोनों जोड़ने हैं ना बेटा, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए को जोड़ के। अगर हमें दो डीएनए जोड़ने हैं तो हमें दोनों को काटना भी सेम जगह से ही पड़ेगा ना। अगर हमने अलग अलग तरह से काट दिया तो अलग अलग तरह के एंड्स बन जाएंगे, वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। ओके सर, क्लियर। ठीक है ना। जैसे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आप कोई अपना पेन लो जो ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का हो, और दूसरा कोई और रेड कलर का ले लो, एक से ही हो, जिनके ऊपर कैप हो। ले लिए? यस सर। अब हमें बेसिकली जो ब्लैक कलर का कैप है वो मान लो रेड कलर के पेन पे लगाना है, ठीक है ना। तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम दो डीएनए जोड़ते हैं ना। यस सर। ठीक है। अब आप क्या करो, जरा ब्लैक वाला पेन का कैप हटाओ। हटा दिया? यस सर। अब रेड वाले पेन का कैप हटाओ, हटा दिया है ना। सर। और अब ब्लैक वाले का कैप बेटा रेड वाले पे लगा दो, लग जाएगा। यस सर, हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने ब्लैक वाला क्या तो कैप हटाया और रेड वाले का जो बिल्कुल नीचे होता है, कई पेन के नीचे होता है ना जहां से रिफिल डालते हैं, है ना, या कोई ऊपर वाली जगह जहां से रिफिल डालते हैं, वहां से खोल दिया आपने, फिर थोड़ी ना एक दूसरे पे जुड़ेंगे, यस सर, तब नहीं। है ना। तो इसका मतलब हमें वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए को बेटा सेम जगह से काटना पड़ेगा, और सेम जगह से काटने के लिए हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, है ना। both the vector DNA and desired DNA have to be cut with same restriction endonuclease. In order to generate similar types of cut ends. Similar types of cut ends. ठीक है। Which are easy to join. क्लियर हो गया बेटा? यस सर। क्लियर हो गया? अब चलो जोड़ बेटा, अब जोड़। ये मान ले तेरा डिजायर्ड डीएनए है जिसका प्रोडक्ट तुझे चाहिए, है ना। और ये हो गया उसका बेस सीक्वेंस GAATTC। GAATTC। ठीक है। और पेन, पेन बताइए बेटा, पेन कैसे बदलूंगा? ये पेन है, यस सर। यही वाला है ना। यस सर। ठीक है। और ये हो गया बेटा तेरा डिजायर, ये हो गया तेरा वेक्टर डीएनए। इसका भी बेटा ये हो गया GAATTC। क्लियर हो गया बेटा, है ना। इसको आपने बेटा यहां से काटा,
इसको यहां से काटा, यहां से काटा बेटा, यहां से काटा, है ना, और दोनों को उठा के जोड़ दिया। देख, जी तो इसका ले ले, और उसका काट के यहां लगा दे, ए टी टी सी, ठीक है। जी इसका ले ले, बाकी का इस वाले का लगा दे, ए टी सी, जुड़ गया ना। 5 3 5 3, ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बन गया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर है बेटा? आगे चलूं? Yes, sir. आज क्या तारीख है? 12 13, 13 आज 13। मैच आज है? कल है? कल है फाइनल। तुम में से कोई नहीं देख रहा मैच? सही है, पढ़ाई करो, वेरी गुड स्टूडेंट्स। हो गया सर। आगे चलूं? चलो। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, पहला टूल आपको समझ में आ गया? हमने क्या लिखा था? चल बता। हम कर रहे थे बेटा टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यही तो कर रहे थे। पन्ने पलटो अपने नोट्स के, पन्ने पलटो अपने नोट्स के। कुछ मिल रहा है? Yes, sir. टूल्स ऑफ बायोटेक ना, Yes, sir. ठीक है। तो पहला टूल बायोटेक का क्या था बेटा? एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरा टूल एंजाइम लाइगेज। एंजाइम लाइगेज, ये बेटा गोंद होती है, इट विल ज्वाइन, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए विद वेक्टर डीएनए, है ना, इट विल ज्वाइन डिजायर्ड डीएनए विद वेक्टर डीएनए। दोनों को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तीसरा टूल क्या होता है बेटा, बता दे? वेक्टर।
वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा टूल होता है बेटा वेक्टर। वेक्टर होता है जो हमारे डिजायर्ड डीएनए से जुड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा बेटा। सेकंड चैप्टर आज ये हमारा बायोटेक का पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा, और सेकंड चैप्टर बेटा आपको बहुत ही कम समय का है, वो तो पूरा 1.5 घंटा भी नहीं लेगा, 1.25 घंटे में हो जाएगा। ठीक है सर लाइगेज की हेल्प से कौन सा बॉन्ड बन जाता है? देख बेटा, जब दो डीएनए के पीसेस जुड़ेंगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है ना बेटा, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों बनते यस हैं। सर, फॉस्फोराइज। ठीक है, दोनों बनते हैं, दोनों 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 सर फॉस्फोडाइस्टर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप ही बन जाएगा, हमें हाँ हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। ये है जैसे आप लगाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अपने आप, और फिर साथ में इसके बना देगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अगले हफ्ते हमारी लास्ट क्लास होगी, और अगले हफ्ते क्या तारीख हो जाएगी बेटा? 20 तारीख है ना। यस सर। तो क्या करेंगे कि 20 के बाद फिर तुम छुट्टी पे चले जाना अपना, मतलब मेरी मतलब छुट्टी यहां से नहीं, वो तो यहाँ वाले लोग बताएंगे, मतलब जूलॉजी की क्लास नहीं लूंगा फिर मैं। फिर जब तुम वापिस आ जाओगे सर बोर्ड से पहले 3 तारीख से पहले क्लास और ले लीजिएगा, डाउट क्लास। अच्छा चलो डाउट की रख लेंगे, चलो ठीक है। नहीं नहीं, अरे तो बोर्ड से पहले रखेंगे ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, बायो के बोर्ड से पहले रख लेंगे ना। ओके सर। अरे तुम्हारा बायो 18 को है, यस सर, यस सर। और उससे पहले 16 को केमिस्ट्री है, 16 को 15 को है, जो भी है। तो 16 या 17 में रख लेंगे ना डाउट क्लास, तब तुम्हारे डाउट इकट्ठे भी हो जाएंगे तब तक। ओके सर। और फिर उसके बाद सिलेबस तो पूरा हो गया, फिर उसके बाद जब वापस आओगे तो जो सेकंड टर्म है उसका कुछ कुछ देख लेंगे कभी कभी, ये कह रहा हूं मैं। इसलिए Yes, sir. ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगाना जूलॉजी में। जूलॉजी का तो हो गया जो होना था, इजी सा सब्जेक्ट है। 2 चैप्टर आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ 2 ही चैप्टर तो आ रहे हैं जूलॉजी में, यस सर, और दोनों इजी। और दोनों इजी हैं। वो तो मैं ना भी पढ़ा था, खुद पढ़ लेते तो मतलब 1-2 डाउट निकलते हैं तो निकलते हैं टीचर के लिए, नहीं तो वो तो वैसे इजी टॉपिक्स है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं 20 तारीख को तुम्हारा सिलेबस पूरा कर दूंगा। उसके बाद अगर तुम्हें क्लास रखनी है तो मैं बोल भी दूंगा यहाँ पे मैनेजमेंट से, फिर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री की ज्यादा बढ़वा लेना अगर चाहो तो, सर बॉटनी की रखवा लेंगे या इसके बाद। बॉटनी की रखवा लेना। ठीक है ना, उन 2 चैप्टर के लिए बार बार जूलॉजी की क्या क्लास रखोगे? ठीक है, और सिलेबस पूरा हो चुका होगा सेकंड टर्म का भी, तो उसकी जगह किसी और सब्जेक्ट की रखवा लेना ना जिसमें ज्यादा डाउट्स हो। और जो 18 तारीख है ना तुम्हारी, उससे पहले कोई डाउट क्लास अगर चाहोगे तो रख लेंगे, 2 चैप्टर में से कुछ पूछना होगा तो। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में बता के जाऊंगा मैनेजमेंट को आज। सर पर ओवरऑल मतलब जितना पढ़ा है उसमें से भी तो कोई डाउट आ सकता है। हाँ तो 18 से पहले रख लेंगे ना। तो मतलब सारा पूछ सकते हैं ना उधर। हाँ और क्या, अगर हम 16 या 17 को रखेंगे बेटा तो सारे ही पूछ सकते हो, उसमें से क्यों नहीं पूछोगे? सर मतलब उन 2 चैप्टर्स के अलावा भी। हाँ हाँ पूछ लेना, क्या प्रॉब्लम है। ओके सर। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो लगातार भी क्लास ले सकता हूँ, बट बेटे तुम लोगों का लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं है। मतलब इसके मेरे सब्जेक्ट के अलावा किसी और की रखवा लेना मेरी जगह, ये है। यस सर, और किसी की रख देंगे तो सही रहेगा, बस हॉलीडे ना दे दे। नहीं नहीं, वो मैं बात कर लूंगा ना। चलो, वेक्टर क्या होता है बेटा? इट विल ज्वाइन विद our desired DNA to form recombinant DNA. रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेक्टर्स का है ना, किसी भी वेक्टर में बेटा क्या क्या खासियत होनी चाहिए?
a vector should have following properties. बेटा किसी भी वेक्टर में क्या खासियत होनी चाहिए? पहली खासियत उसके अंदर होनी चाहिए बेटा, उसके अंदर ना एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। उसके अंदर एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। ये बेटा वो साइट होती है जिससे वो हमारी डिजायर्ड डीएनए से जुड़ेगा। इट इज द साइट with which it will join with our desired DNA. ये वो साइट होती है जिसके साथ ही हमारे डिजायर्ड डीएनए से जुड़ेगा। कौन सी साइट बेटा? क्लोनिंग साइट। दूसरी होती है बेटा ओरी साइट। ठीक है, ये वो साइट होती है बेटा जिसके साथ ये रिकॉम्बिनेंट, जिसके साथ ये डीएनए ऑफ द होस्ट के साथ जुड़ेगा। इट इज द साइट with which it will combine with DNA of the host. सर इसकी फुल फॉर्म क्या है? Origin of replication, ओके सर। है ना? It is the site with which it will combine with DNA of the host. होस्ट के डीएनए से बेटा होस्ट की ओरी साइट से इस वाले वेक्टर की ओरी साइट जुड़ेगी, तभी तो एक साथ ये कंबाइन करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? यस सर। और तीसरा बेटा वेक्टर के अंदर होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर ये क्या होता है बेटा? मान लो तुम लोगों के पास, तेरे पास बेटा एक पेन का सेट है, एक जैसा ही 6 पेन है मान लो उसके अंदर ब्लैक कलर के। उनमें से एक आप यूज कर रहे हो, तो जब आप बाहर जाओगे कुछ किसी काम से, तो आप क्या करोगे कि जो पेन आप यूज कर रहे हो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहा है ये बड़ा अच्छा चल रहा है ना, ये मिक्स ना हो जाए बाकी पेन के साथ क्योंकि सारे एक जैसे हैं, तो आप उस पेन के ऊपर बेटा एक निशान खींच जाओगे। वो निशान क्या हो गया? उस पेन का मार्कर। तो जब आप अपना काम करके वापस आओगे, कुछ खाना खाने चले गए हो आप, तो जब वापस आओगे बेटा तो आप देखोगे कि वो जो मार्कर है वो किस पेन के ऊपर है। ठीक है, वो किस पेन के ऊपर है, फिर उसी को आप उठा के यूज कर लोगे। क्लियर हो गया सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है ना? इट विल डिस्टिंग्विश, अभी बताता हूं मैं, इट विल डिस्टिंग्विश recombinants from non-recombinants. सर इससे पिछला वाला कर दीजिए। पिछला वाला क्लियर हो गया? यस सर। अब देख इसको समझ ले जरा तू, सेलेक्टेबल मार्कर को। मान लो तेरे पास ऐसे बेटा ये 6 वेक्टर्स हैं,
एक जैसे बिल्कुल। मान लो 6 वेक्टर है ना, ये वी 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 वी, ठीक है। आपने बेटा इस वाले को यूज किया अपने पर्पस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। ये बेटा ये आ गया और ये इसके ऊपर आपने लगा दिया डिजायर्ड डीएनए। ये कौन सा डीएनए था? डिजायर्ड। और ये क्या बेटा? वेक्टर। दोनों जुड़ के क्या बन गए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और जो बाकी के 5 बच गए, इनको बेटा हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? कोई मार्कर लगा दो। मान लो बेटा मैं ये मार्कर लगा दूं, ये आ गया मार्कर, है ना। क्या अब आपको देख के पता चल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है? चल रहा है ना। यस सर। जिस पे नीला निशान लगा हुआ है वो तो रिकॉम्बिनेंट है, और जिस पे नीला निशान नहीं लगा हुआ है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कितना सिंपल है। मार्कर समझ में आ गया क्या होता है? कोई निशान लगा देना, मार्क लगा देना, उसमें क्या है। सर बायोटेक में कैसे लगाते हैं फिर? इसमें क्या करते हैं हम? इसमें बेटा कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की जीन डाल देते हैं। तो मोस्ट कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। वो जीन डाल दे इसमें। मोस्ट कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है? यस सर। जैसे हम क्या करेंगे, सपोज हमने बेटा एक वेक्टर ले लिया, सपोज वी टेक ए वेक्टर, सपोज हमने कोई वेक्टर ले लिया, है ना, और उसके ऊपर हमने एंड ऑन इट वी ऐड ए जीन। Suppose we take a vector and on it we add a gene. ठीक है, resistant to ampicillin. है ना। Suppose we take a vector and on it we add a gene resistant to ampicillin. ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, the recombinants will become resistant to ampicillin, है ना। The recombinants will become resistant to ampicillin. क्लियर है? यस सर। To distinguish between, whereas आपने तो ये रिकॉम्बिनेंट वाले पे लगाई ना ब्लू कलर की, ये मान लो एम्पिसिलिन है, ए लिख देता हूं मैं इस पे, है ना। whereas the non recombinants are not resistant to ampicillin, है ना। whereas the non recombinants are not resistant to ampicillin. क्लियर हो गया? यस सर। To distinguish between
recombinants and non-recombinants. We apply ampicillin. We apply ampicillin. Recombinant survives. And non-recombinant dies. जरा देख लेना बेटा, ये जो मैंने लिखा है बेटा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है तुम लोगों को, पहले ही बताओ। यस सर, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। लिख लेना इंपॉर्टेंट वेक्टर्स विद अस। Important vectors with us. सर हम्म, सर अगर रिकॉम्बिनेंट बन भी गया और वो होस्ट के ORI साइट से अगर बाइंड नहीं होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है? हम्म। हमें क्या बाइंड कैसे होगा मतलब? सर ये होस्ट के ORI से साइट से बाइंड होगा ना रिकॉम्बिनेंट, हमें पता। रिकॉम्बिनेंट, हम रिकॉम्बिनेंट यस सर, किससे बाइंड होगा? सर होस्ट के ORI साइट से। होस्ट क्यू आर, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, वो तो फिर हम उसको वो बाइंड, जब अगर आप ना ओरी साइड से जोड़ रहे हो तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो तो हम मान के चलते हैं। क्लियर है? यस सर। हो गया सर। बना लिया? यस सर। चल एक सेकंड, चल अब चौथा स्टेप क्या है बेटा बता दे। चौथा स्टेप लिख सर ले। इम्पोर्टेंट वेक्टर्स विद अस आपने। हाँ, इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे से ले ले। ये तो इसके थे। इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, हमारे साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं हमारे पास? एक सेकंड,
एक सेकंड रुको, होल्ड। ये स्टोरी है क्या दीपिका? ओह अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वेक्टर हमारे साथ होता है प्लाज्मिड। मुझे कोई बताएगा प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? देख, जो बैक्टीरिया होता है ना, ये मान ले कोई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास ना दो डीएनए होते हैं। एक तो उसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जेनेटिक डीएनए। एक ना उसके पास एक और डीएनए पड़ा होता है, ये होता है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं। तो प्लाज्मिड इज नॉन जेनेटिक, नॉन क्रोमोसोमल, नॉन क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। नॉन जेनेटिक, नॉन क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। It does not perform any function for bacteria.
ठीक है, इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन फॉर बैक्टीरिया, बट it is used by biotechnologist as vector. हाँ जी, क्लियर हुआ ये आपको? Yes, sir. नॉन जेनेटिक, नॉन क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. It does not perform any function for bacteria, but it is used by biotechnologist as vector. पर डीएनए तो ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड ही होता है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है. ठीक है, जरा इंपॉर्टेंट वो बता दे बेटा, इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड्स. इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड्स हैं बेटा हमारे पास? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड हमारे पास होता है PBr 322. बता दे कौन सा है? PBr 322. इसको मैं बोर्ड के बाद डिस्कस करूंगा. ठीक है, इसका अलग से डिस्कशन है. अभी मैं तुम्हें इस बोर्ड से पहले इसके बारे में नहीं फंसाना चाहता, नहीं तो पूरा कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे, दिमाग में एकदम बहुत बड़ा शॉक लग जाएगा. ठीक है, दूसरा प्लाज्मिड कौन सा होता है हमारे पास? TI प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम tumefaciens. TI प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम tumefaciens. इसके बारे में डिस्कस कर लो. व्हेन एगेरोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है. व्हेन एगेरोबैक्टीरियम tumefaciens causes infection in bacteria, है ना, इन ए प्लांट. जब ये बैक्टीरिया ना किसी प्लांट में इंफेक्शन करता है, when Agarobacterium tumefaciens causes infection in a plant, then this TI plasmid causes formation of tumor inside the plant. Formation of tumor inside the plant. तो मतलब प्लाज्मिड का काम डिजीज कॉज होने के बाद होता है. हाँ हाँ, ठीक है ना. फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, साइंटिस्टों ने क्या किया, इस प्लाज्मिड की ना ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी हटा दी है. ट्यूमर इंड्यूसिंग scientists have removed
ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मिड, प्लांट के प्लाज्मिड, ऑफ द प्लाज्मिड, एंड have used it as a, ठीक है, साइंटिस्टों ने इसकी ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी हटा दी है एंड हैव यूज्ड इट एज ए वेक्टर। तो कैसे हटाइए? बता दिए तो। वो तो जीन हटा देते हैं, जीन ही हटा दी ना एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जाकर के। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाता है आपने, तो उसमें ह्यूमन जीनोम को डिकोड करने से पहले उन्होंने बैक्टीरिया के जीनोम डिकोड कर दिया था ना। अब बेटे आप क्या पूछ रहे थे? दूसरी बच्ची भी कुछ पूछ रही थी। सर यही पूछी थी कैसे मतलब हटा दिया मतलब। जीन हटा देते हैं बेटा, जीनोम में जाके जीन ही हटा दो, ठीक है। ये बेटा प्लाज्मिड हो गए। एक और वेक्टर लिख लो बेटा, एक और वेक्टर हमारे पास होता है बैक्टीरियोफाज। ये एक और वेक्टर है हमारे पास बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इट इज अ वायरस which can cause infection in bacteria। है ना, इसको भी बेटा एक प्लाज्मिड की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्लियर हो गया बेटा, वेक्टर्स वेक्टर्स क्लियर हो गया बेटा। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज दो इंपॉर्टेंट हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, है ना। सर बैक्टीरियोफाज में भी वो पैथोजेनिक जीन हटा देते होंगे तब यूज हाँ करते होंगे। वो सब हटा देते हैं ना। चौथा क्या था हमारे पास? हाँ बेटा, फोर्थ क्या था? सर टूल। टूल कौन सा था चौथा? एंजाइम पॉलीमरेज। ये क्या करता है बेटा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाता है ताकि हर जगह जा सके वो। अगर 10 लैब में काम चल रहा है तो 10 जगह चली जाए। फॉर्म्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और पांचवा होता है बेटा होस्ट। पांचवा होता है होस्ट सेल, जिसके अंदर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालोगे। होस्ट सेल। है ना, इट इज द ऑर्गेनिज्म इन विच we will introduce recombinant DNA। जरा बेटा देखो, पांचों टूल्स क्लियर है आपको? कौन बता रहा है बेटा मुझे? कुछ टूल्स क्लियर हैं कि नहीं है पांचों? सर ये बैक्टीरियोफेज में लास्ट लाइन ये क्या लिखी है सर आपने? ऑल्सो बी यूज्ड एज प्लाज्मिड। ओ सॉरी, एज ए वेक्टर। सही पकड़ लिया इस बच्ची ने, एज वेक्टर। बहुत अच्छा पकड़ा इसने, वेरी गुड।
ये गलत जा रहा था. Can also be used as vector. Enzyme polymerase host cell. आगे चलूं? सर एस की जगह लाइक होता तो फिर ठीक रहता. कौन सा बोल? सर मैं कह रहा हूँ अगर लाइक प्लाज्मिड लिखा होता आपने तब ठीक रहता. हाँ, ये भी हो सकता है ना, लाइक प्लाज्मा. हाँ, पर ये तो हाँ हाँ हाँ, फिर वो ठीक बन जाता, फिर इंग्लिश ठीक हो जाती है कि उसकी तरह हम यूज कर सकते हैं एक वेक्टर. चल ठीक है. हाँ बेटा, आगे चलूं? यस सर. यस चलो सर. आगे चलो बेटा. अब हम आते हैं इसका प्रोसेस कैसे करेंगे. ये तो टूल्स हो गए. ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रोसेस पे. क्या कर दिया मैंने? बस अब इसके स्टेप्स. अब इसके स्टेप्स आगे बेटा. स्टेप्स ऑफ बायोटेक. हाँ जी, अब स्टेप्स ले ले बायोटेक के. पहला स्टेप, सबसे पहले आपको डिजायर्ड डीएनए को काटना है. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. हाँ जी, अब वो डीएनए तो किसी सेल में होगा. मान ली कोई सेल है, उसके अंदर ये डीएनए मौजूद है ना, तो पहले आपको सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी. द सेल वॉल हैज टू बी ब्रोकन. है ना बेटा, सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी. सेल वॉल तोड़ने के लिए आप कौन कौन से एंजाइम यूज करोगे? काइटिनेज. ठीक है, तो सेल वॉल हैज टू बी ब्रोकन, विच इज डन बाय using the enzyme chitinase if it is a fungal. ठीक है, लाइसोजाइम अगर बेटा ये बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, सेलुलेज. देख लो, आपने सेल वॉल कैसे तोड़ी बेटा. ठीक है, अब जो डीएनए आइसोलेट हो ना, उसमें अभी इंप्योरिटीज हैं, उसको हटाना पड़ेगा. The isolated DNA has impurities which can be removed by has impurities which can be removed by, है ना, impurities किस किस की? of RNA and protein. इनके impurities हैं which can be removed by treating
the DNA with DNAs or protease, सर RNAs आएगा. RNAs और protease एंजाइम. ठीक है, ऐसे आपने डीएनए को प्योरीफाई कर दिया. RNAs और protease एंजाइम, है ना. द प्योर डीएनए can now be extracted out by using chilled ethanol. ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग. इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं स्पूलिंग. सर चिल्ड इथेनॉल से क्या करते हैं? है ना, उस वो बेटा एक प्रिजर्वेटिव, आपको पता है ना, इथेनॉल एक प्रिजर्वेटिव होते हैं. फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल, ये सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना. तो आपने जो डीएनए निकाला उसे प्रिजर्व करोगे ना, सीधा प्रिजर्वेटिव में डाल दो. और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बता दें? स्पूलिंग. क्लियर है बेटा? यस सर. चल ठीक है, आगे आ जा. The isolated DNA can now be viewed by staining with ethidium bromide. है ना, by staining with ethidium bromide and viewing with UV radiation. सर लास्ट स्लाइड कर दीजिएगा एक बार. ठीक है, देखो आगे चलूं. यस सर. ठीक है, पहले स्टेप हो गया. अब दूसरा स्टेप, कटिंग. आइसोलेट तो आपने कर लिया. द डिजायर्ड डीएनए with enzyme restriction and nuclease. Number 3, हो गया सर.
चौथा तीसरा लिखो, ज्वाइनिंग ऑफ, अच्छा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। जो आपने फ्रैगमेंट्स बनाए उन्हें सेपरेट करो। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स डन बाय यूजिंग, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये टेक्निक क्या होती है, इसमें ना हम देख एक कल्चर प्लेट लेते हैं, टेक ए कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट हमने ले ली, हैविंग एगेरोस जेल एज कल्चर मीडियम। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर एगेरोस जेल लगा दिया, ये एगेरोस जेल आ गया। ठीक है, एगेरोस जेल आ गया। ये एक साइड आपने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आ गई। डीएनए रख दिए, ये डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑन वन एंड पॉजिटिव प्लेट इज पुट। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑल्सो पुट, डीएनए फ्रेगमेंट्स भी डाल देते हैं हम। डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। याद रखना, द स्मॉलर फ्रेगमेंट विल मूव एट ए फास्टर रेट। will move at a faster rate. The smaller fragment will move at a faster rate. सर पिछली स्लाइड एक बार कर दीजिए, देख ले, तूने डीएनए फ्रेगमेंट्स को एगेरोस जेल पे रख दिया, ठीक है, तो वो मूव कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हो गया सर। ठीक है, will move towards positively charged plate थ्रू, और ये मूव कैसे करते हैं, जो बीच बीच में छेद होते हैं ना, थ्रू
the sieves between agarose gel through the sieves between agarose gel on reaching the positively charged plate. ठीक है, DNA fragments can be separated out. And on reaching the positive plate, DNA fragments can be separated out. This process is called elution. इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं. सर हमें डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट करने की जरूरत क्या थी? बेटा वो अलग करके फिर जो करेक्ट वाला आपने काटा है उसी को जोड़ोगे ना. तो उनमें से हम पहचानेंगे कौन सा वाला हाँ, सही है. बिल्कुल. जैसे आपने ये बताया था ना, कैप का एक कैप हटा दिया तो अब आपके उस 2 फ्रेगमेंट बन गए ना. ऐसे बहुत सारे बन जाते होंगे, ठीक है ना. तो करेक्ट वाला जो बिल्कुल सही फिट होगा उसमें जाके ना वो जोड़ोगे. ठीक है. तो अब हमने क्या कर लिया. अब हमारा चौथा प्रोसेस आएगा ना. चौथा प्रोसेस होता है बेटा, सर एग्रोस जेल जो था उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वो बेटा एक वीड है, बस एक वीड है. एगरोस जेल एक वीड होती है. उसी के थ्रू कोई मीडियम चाहिए ना डीएनए को मूव करने के. डीएनए सॉलिड है ना, तो कोई लिक्विड वाटर चाहिए. एक्वस मीडियम में कर लेते हैं. नहीं. हाँ, मतलब वो एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है ना, सेमी सॉलिड या लिक्विड मीडियम. ठीक है. चौथा लिख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ desired DNA with vector DNA to form recombinant DNA. हो गया. Yes, sir. 5वां स्टेप पीसीआर. ये अगली बार करूंगा मैं. पीसीआर से अगली बार शुरू करेंगे. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर से अगले हफ्ते शुरू करेंगे. देख लो बेटा, कुछ पूछना है? So, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एग्जांपल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड एक वो होता है राउस सार्कोमा वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस, वूंड ट्यूमर, ये सब होते हैं. सर रेयर होते हैं ना वैसे ये बहुत बहुत ना के बराबर होते हैं. एक आध कोई 2 होते हैं बस. सर कल के टेस्ट में कौन से चैप्टर्स दिए हैं आपने? 3 दिए हैं कल के टेस्ट में. कल के टेस्ट का सिलेबस सुन लो. कल चैप्टर 3, 4, 8 कल के टेस्ट. चैप्टर 3, 4 एंड 8 सबको बता दो बेटा. जो नहीं आया है, जो भी नहीं आया बता दो, ग्रुप पे डाल देना बेटा. ये बहुत बार कर चुके हो तुम.
एक बार नजर मारोगे याद हो जाएगा, चैप्टर 3, 4 एंड 8। So मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी आ रहा है। हाँ, उससे अब इतने बचे ही नहीं, कितने दू कहां से लाऊं मैं 3 और 4 के। एक एक क्वेश्चन तो उसका करा दिया जो जो आ सकता है। चलो बाय। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना? हाँ बेटा, और एनसीईआरटी ठीक है।